बिजनेस लॉ आप लोग क्या समझ रहे हो? 11 बजे जाओ, बिजनेस लॉ की क्लास है भाई। बिजनेस लॉ के अंदर हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं टोटल। सिर्फ 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर्स को उन्होंने डिवाइड किया है कोई 4 एक टॉपिक्स की तरफ, या 4 टॉपिक्स को 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया, ऐसे समझ लीजिए। पहला टॉपिक है आपका लीगल सिस्टम का, कि कानून क्या है, कानून किस तरह से बनता है, और उस कानून को बनाने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीजें रिक्विजिट हैं क्या नहीं, लीगल सिस्टम। फिर सेकंड टॉपिक है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 1872। इसमें यह बताया जाता है कि जनाब आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके डेफिनेशन, उसकी पार्टीज कौन कौन सी हैं, उसके कौन कौन से असेंशियल्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, और हर असेंशियल के ऊपर अलग अलग चैप्टर है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, मतलब सारा कुछ आपके तकरीबन एक चैप्टर जो है वो लीगल सिस्टम पे है, पहला चैप्टर। फिर सेकंड चैप्टर से लेकर 10th चैप्टर तक, यानी कि 9 चैप्टर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे है। उसके बाद आपके पास आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपने सुना तो होगा कि बिजनेस ना जनाब हम पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं, सुना है ना आप लोगों ने। अब पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनके क्या आपस में उनकी थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या रिलेशन है, कौन कौन सा बंदा किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो दूसरे पार्टनर्स के ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी, ठीक है। ये सारा कुछ हम देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और ये 3 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 से लेकर 13 तक है। 11, 12 और 13 ये 3 चैप्टर्स पार्टनरशिप एक्ट के। फिर आपके पास आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्ट 1881 के नाम से, इसके 2 चैप्टर्स हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आप लोगों ने चेक्स का आपको पता होगा, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का शायद आप लोगों को इतना ना पता हो, लेकिन चेक का आप लोगों को पता होगा, बैंक के जो चेक्स होते हैं। अब उनमें क्या लीगैलिटी है, चेक किस तरह का होना चाहिए, या बाकी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से रिक्विजिशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके ऊपर किस किस बेस पे केस हो सकता है, पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपका चेक चोरी हो गया तो उसको हम कैसे डील करेंगे, ये सारा कुछ आपका लिखा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, जो कि आपके पास चैप्टर 2 चैप्टर हैं 14 एंड 15, चैप्टर 14 एंड 15। उसके बाद आपके पास आते हैं अदर लॉज। अदर लॉज जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, के ब्लैक मनी को वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का तो लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी और टीवी चैनल्स के ऊपर भी। करप्शन, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, जो इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉड्स होते हैं, कि जिसमें जनाब आप एटीएम में पिन यहाँ पे पाकिस्तान में डालते हैं और पैसे चाइना में जाके निकलते हैं। फिर आपके पास जो पीका एक्ट है आपके पास, उसी में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में, वो पीका ही आ जाता है। उसके बाद आपके पास पर्सनल डाटा, कि आपको जनाब कोई भी बंदा मुंह उठा के आपको कॉल कर देता है और आपको तंग करता है, आपका नंबर लीक कर देता है कोई बंदा, आपको मैसेजेस आते हैं कि जनाब पुराने एसी हमारे से ख़रीद लें, आपने हालांकि उनको नंबर नहीं दिया होता। आपके फेसबुक आईडी को हैक कर लिया जाता है।
आपके फेसबुक पासवर्ड जो है वो चेंज कर लिया जाता है। समझे बात को? ये सारा कुछ आपके पास पर्सनल डाटा एक्ट में वो चीज़ें आती हैं, और उसकी क्या कानून साजी है, उसमें क्या होता है, क्या क्राइम्स हैं, क्या उसकी सज़ाएं होंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अदर लॉज में लिखा हुआ है। जैसे कंपेटिटिव मार्केटिंग के नाम से कि कोई बंदा मर्जर नहीं कर सकता, कोई बंदा अपनी मर्जी की प्राइस ओवरड्यू प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकता, प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई हुई है। ये सारे के सारे आपके अदर लॉज हैं जिनके चैप्टर्स आपके पास 16 से 18 3 चैप्टर्स हैं आपके पास इसमें। तो आपके बिजनेस लॉ को 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया और टोटल आपके पास जो है वो 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 टॉपिक्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपके पास कितने मार्क्स कैरी करता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम लोग साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 8 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से आता है, लीगल सिस्टम में से। इसमें से एक आध सवाल आता है 4-5 नंबर का, कभी 2 नंबर का पूछता है, कभी एक दफ़ा उसने 8 नंबर का भी पूछा हुआ था। इस वजह से हम इसको 5 से 8 एवरेज दे देते हैं। उसके बाद तकरीबन आपके पास कोई 45 to 50 मार्क्स का पेपर सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आता है। 45 से 50 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके इन 9 चैप्टर्स में से आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मार्क्स हैं सबसे ज्यादा है। पार्टनरशिप एक्ट की बात करता हूं तो इसमें तकरीबन 10 से 15 नंबर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा ये भी तकरीबन 10 से 15 नंबर। तो ये तकरीबन सेम मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अदर लॉज की बात करूंगा तो ये तकरीबन 15 से 20 नंबर का पेपर इसमें से आता है। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर है। 3 घंटे हैं आपके पास। इसमें तकरीबन 15 के करीब आपके एमसीक्यूज हैं। पंद्रह एमसीक्यूज हैं जो कि तमाम चैप्टर्स में से आते हैं, एक एक दो एमसीक्यूज। ओवरऑल आपके पास जो पेपर बनता है उसमें सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग टॉपिक है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कि 45 से 50 नंबर का पेपर समझ लीजिए कि तकरीबन आधा, या मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा पेपर ही इसमें से आपके पास आता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आता तो समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आना ज़रूरी है पेपर पास करने के लिए। ओके, वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे ही इंशाल्लाह हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होगा उसी टाइम इंशाल्लाह समझ लीजिए कि उसके बाद हमारा जो सिलेबस रह जाएगा वो सिलेबस हार्डली कोई 2-3 हफ्ते का रह जाएगा। बस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। इसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? अब जरा आते हैं हम लोग इसमें, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? जी बेटा। कितना ज्यादा आया हुआ है? कितना ज्यादा आया हुआ है? 50 नंबर का आ गया, ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का आया होगा। मैंने पेपर देखा है, 15-16 नंबर का पेपर उसमें से आया। मसला हमारे साथ ये है, एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है। मसला हमारे साथ ये है, आप लोगों ने पीआरसी के भी पेपर आपने दिया होगा, क्यूएम का पेपर खास करके आपने दिया होगा। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, दैट इज स्टैट्स और मैथ्स। मसला ये आता है कि जो टॉपिक हमारा अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं होता या जो क्वेश्चन हमें नहीं आता, हमें लगता है कि सारा पेपर उसमें से आया। सीरियसली, आप कभी आपने पेपर दिया है, आपका जोन सा टॉपिक आपका वीक होगा, उसमें से 2 से 3 सवाल आ जाए आपके कि सारे का सारा पेपर इसमें से आया। बेटा एक चीज की कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी 20 नंबर से ज्यादा की नहीं है, उसमें से पूछा नहीं जा सकता 20 नंबर से ज्यादा। आप पेपर उठा के देखें, उसके मार्क्स काउंट करें, तकरीबन 16 या 17 नंबर का पेपर था आपके पास। इट डजंट मीन कि सारा पेपर या बहुत ज्यादा पेपर उसमें से आया। गॉट इट? जैसे मैंने बताया 15 से 20 मार्क्स, इतने मार्क्स का ही आ गया।
10 से 15 इतने मार्क्स के। इसमें बेटा सबसे ज्यादा आएंगे। इसमें एक दफा 55 मार्क्स का भी पेपर आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ओके तो ये वाली चीजें जो हैं आपकी बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं, वो सीधी सीधी सी डेफिनेशन है, वो चीजें आपने पढ़नी है। 2-2 पेजेस के ये जो 16, 17, 18 चैप्टर का नाम ले रहा हूं ना बेटा, 16, 17, 18 3 चैप्टर्स हैं आप लोगों के लिए। 3 चैप्टर्स हैं। अगर आप बुक ओपन करके देखेंगे तो ये 2-2 पेजेस के एक चैप्टर है, 2-2 पेजेस का एक चैप्टर है। नाम दिया हुआ है चैप्टर नंबर 16, 17, 18, वो 4-6 पेजेस इकट्ठे कर लो तो वो पूरे का पूरा 16, 17, 18 बन जाता है। आपकी जो ज्यादा जो पोर्शन है 70% जो बुक है वो सिर्फ इसके ऊपर है। 70% ऑफ योर बुक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। ओके कोई क्वेश्चन और इसमें कुछ करना चाहते हो? आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। ओके जी, अब आते हैं हम लोग कि पेपर को पास कैसे किया जाए। हमने पेपर को पास कैसे करना है। देखिए बेटा, बिजनेस लॉ में एक छोटा सा प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि ये हमारी डेली जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके साथ ये एसोसिएटेड है, हमें बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाती हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के होते हैं। मैं आपको कहता हूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर। आपको पता है ऑफर क्या है। मैं कहता हूं ये चीज ये परचेज करनी है, आप कहते हैं हाँ जी परचेज करनी है। मैंने जब आपको कहा कि चीज परचेज करनी है तो मेरी ऑफर है, आपने कहा हाँ जी परचेज करनी है तो ये मेरी एक्सेप्टेंस है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो कि आपके डेली लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो क्या होगा, आप कहेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, डेली लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन इसका माइनस या नेगेटिव इसका पॉइंट क्या है, इसका आसान होना ही इसका मुश्किल है। इसका आसान होना ही इसका मुश्किल होना है। हमें पता तो है कि ये है, लेकिन दूसरे को बताने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, जो कि हम लिख नहीं सकते। हम एक वर्ड आगे पीछे लिख दे, हमारे सारे का सारा कॉन्सेप्ट गया। हमें पता है कि जनाब ऑफर का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर। आप लोगों को पता है कि ऑफर क्या है, लेकिन जब मैं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर, कैसे डिफाइन करोगे भाई ऑफर को, कैसे एक्सप्लेन करोगे ऑफर। एग्जाम्पल दोगे तो वो डेफिनेशन नहीं है, वो एग्जाम्पल है। ऑफर का मतलब क्या है ये आपने समझाना है अपने वर्ड्स में। कैसे समझाएंगे जी? ऑफर सबको पता ना, ऑफर का मतलब क्या होता है, पता कि नहीं पता। ऑफर करवाना किसको कहते हैं कि जी वो बंदा, उस बंदे ने मुझे ऑफर करवाई है, या इतनी मेरे पास ऑफर है, या मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूं। वर्ड तो सुना हुआ ना हमने, लेकिन ऑफर क्या है उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, आप लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन किसी को बताना पड़े कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वो भी लिख के, तो थोड़ा सा जरा चीजें मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसका आसान होना ही इसका मुश्किल होना है। चीजें इजी टू अंडरस्टैंड है। बच्चे को लगता है जी मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन जब लिखने बैठता है कुछ नहीं आया। जो बच्चे फेल होते हैं, बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत मजे का सब्जेक्ट है। डेली लाइफ की एग्जांपल्स आपको यहाँ पे कोट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों के साथ, उसमें से 90% एग्जांपल्स तो आप लोगों के साथ बीत चुकी होंगी, या आप लोगों ने देखा होगा, या आपके साथ वो हुआ होगा। 90% एग्जांपल्स। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पेपर लिख के देना है, हमने वीडियो नहीं बना के देनी ना कि अच्छा जी इसका ये होता था, ये होता था, ये वीडियो देख लीजिएगा मेरी पेपर लिखने की बजाय। ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अपग्रेडेशन होगी इंशाल्लाह, फिर देखेंगे वीडियो बना के पेपर के साथ लगाते हैं कि नहीं लगाते, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मजाक नहीं है।
तो जो बच्चे ज्यादा फेल होते हैं वो फेल होते हैं उनको लिखना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता। अच्छा चलो हमने मान लिया कि एक बच्चा उसने एक्सप्लेन कर भी दिया, वो फिर भी फेल है, उसको लिखना आता है लेकिन फिर भी क्या है, वो फेल है। क्यों फेल है भाई? क्योंकि उसको वो जिस अंग्रेजी में वो लिख रहा है वो अंग्रेजी आई कैप मानता ही नहीं है। अब क्यों नहीं मानता जी? आई कैप कहता है तुम बात कर रहे हो कानून की, लॉ की, तो लीगल वर्डिंग इस्तेमाल करो भाई। अगर तुमने लिखा इट विल बी डन ऑन कंडीशन दैट, इट विल बी डन ऑन कंडीशन दैट, या ऑन दिस कंडीशन, या ऑन दैट कंडीशन, कंडीशन आगे आपने बता दी, तो कहता तुम्हें नंबर को नहीं दूंगा मैं। फिर क्या लिखूं तो नंबर दोगे? उसने कहा जी तुम लिखोगे इट विल बी डन प्रोवाइडेड दैट। कंडीशन सिंपल अंग्रेजी का लफ्ज है, प्रोवाइडेड दैट इसका मतलब भी ऑन कंडीशन दैट ही है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कौन सा लफ्ज है? कानून का लफ्ज है। तुम लिखते हो ऑन द बेसिस ऑफ, इस बुनियाद पे, नंबर नहीं दूंगा। क्या लिखूं फिर? ऑन ग्राउंड्स ऑफ। समझ रहे बात को भाई लोग? तुम कहते हो एज्यूम, एजम्पशन या फिर एज्यूम, लोग कहते हैं एज्यूम का नंबर नहीं मिलेगा। किसका नंबर मिलेगा? प्रिज्यूम का, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का नंबर मिलेगा। तुम कहते हो इट विल बी पेड बैक, इट विल बी पेड बैक या फिर गिवन बैक, वापस कर देना ना। कहता नंबर नहीं दूंगा। क्या यूज करूं? रेस्टिट्यूशन, इट विल बी रिस्टोर्ड, रेस्टिट्यूशन, नंबर मिल जाएगा। अब जिस बच्चे ने लीगल वर्डिंग नहीं लिखी, उसने पेजेस पे पेजेस भर दिए, वो बच्चा नहीं पास होगा। जिस बच्चे ने प्रॉपर लीगल वर्डिंग लिखी, जो उसका रिक्वायर्ड आंसर था वो पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की, और टॉप भी कर जाएगा। बस ये फर्क है पास होने वाले बच्चों में और फेल होने वाले बच्चों में। बाकी मेहनत सब करते हैं। बच्चे कहते हैं जी हमने पढ़ा भी बहुत, मेहनत भी बहुत की, पता नहीं क्यों नहीं पास हुआ। बहुत इजी है। आप कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने बिजनेस लॉ पढ़ा हो, अपने सीनियर से पूछिएगा जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ लिया कि बिजनेस लॉ कैसा सब्जेक्ट है, वो कहेगा कैफ का सबसे आसान सब्जेक्ट बिजनेस लॉ है, कैफ का सबसे आसान सब्जेक्ट बिजनेस लॉ है। जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो वही रिजल्ट है इसका 30%, 31%, 35%। क्यों? वो जो कह रहा होता है कि बहुत आसान है, बहुत अच्छा पेपर हुआ, मैं कहता हूँ जनाब पेपर तो मैंने फाड़ के रख दिया, वो सच्ची में उसने फाड़ दिया होता है। उसकी रीजन कि उसको ये नहीं पता कि जो उसने लिखना था, जो उस लिख के गया है, उसके नंबर उसको नहीं मिले। जब आप लोग बायो पढ़ते हैं उस टाइम सेल का मतलब कुछ और लेते हैं। जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं उस टाइम सेल का मतलब कुछ और लेते हैं।
जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो उस टाइम सेल का मतलब आप कुछ और लेते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें मिक्स नहीं होती। बायो में सेल का मतलब जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया वो उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। अगर वही सेल आप यूज करेंगे कॉमर्स के अंदर तो नंबर कोई नहीं मिलने वाले। सेम ऐसे यहां पे ये लॉ के अंदर लीगल वर्डिंग लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे, लॉ के अंदर आम अंग्रेजी लिखेंगे तो नंबर कोई नहीं मिलने वाले। तो आप लोगों के लिए दो चैलेंजेस हैं बड़े बिजनेस लॉ को पास करने के लिए। नंबर 1 इज राइटिंग, कि आपने राइटिंग में लिखना है, लिख के पेपर पास करना है। नंबर 2 व्हाट टू राइट, वर्डिंग। और ये दोनों के दोनों चीजें आपकी ठीक होंगी विद योर टेस्ट। आपकी जब रिटन प्रैक्टिस हुआ करेगी, जब आपके टेस्ट हुआ करेंगे, और इंशाल्लाह आपके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे। वीकली टेस्ट ना सिर्फ आपके टेस्ट कंडक्शन होगी, बाकायदा टेस्ट चेक होके 1 या 2 दिन में आपको वापस किए जाएंगे और उनकी डिस्कशन भी हुआ करेगी। आपकी मार्किंग इस तरह की होगी कि जिसमें बताया जाएगा कि भाई ये वर्ड आपने गलत लिखा है, यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, इसको ऐसे। और टेस्ट कंडक्शन के बाद आप लोगों के साथ अगले दिन सॉल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा, ओके, ताकि आप लोगों के पास करने को इंश्योर किया जाए। इंशाल्लाह हर तरह की कमी आप लोगों की इंशाल्लाह पूरी करती जाएगी। ओके, तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्टअप लेंगे हमारा बिजनेस लॉ के। इस चैप्टर के आए, टैक्स रेट्स चेंज हुए, रूल्स चेंज हुए थोड़े बहुत, उसकी वजह से हमारा जो टैक्स का पेपर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। हर साल ये टैक्स में कुछ ना कुछ तब्दीली आती है, जैसे नया बजट आता है टैक्स में तब्दीली आती है, तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, अपडेट। सबसे ये वाहिद पेपर है जो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखता है। इसमें अगर आप कोई पुरानी बुक पकड़ लेंगे और वहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप गलत रूल पढ़ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की बुक है, आपने अकाउंटिंग की 2-3 अटेम्प्ट्स पहले वाली बुक आपने पकड़ी, आप उसको कर रहे हैं, रूल चेंज नहीं नॉर्मली होते, आप किए जा रहे हैं। अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वही रूल्स है, वही स्टैंडर्ड है, वही सिलेबस है, तो आपका ये चलता जाएगा काम। लेकिन टैक्स वाहिद बुक है जो आपको अप टू डेट लेनी पड़ती है। और दूसरी बात, पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स्ड है। कॉम्प्लेक्स मीन्स के इसमें रूल है, रूल के साथ एक्सेप्शंस है, और फिर उन एक्सेप्शंस की फर्दर एक्सेप्शंस हैं। पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ इस तरह का ये कॉम्प्लेक्सिटीज मौजूद है। इस वजह से ये वो वाला पेपर है कि जिसको एक प्रैक्टिशनर बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, और एक नॉन प्रैक्टिशनर उसके लिए समझा पाना थोड़ा सा ज़रा चैलेंजिंग होता है। हमारे सीए प्रोफेशन में माशाल्लाह जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बाकी बुक्स, बाकी जो सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो इतनी नहीं है जितनी आपके पास ये टैक्स की बुक्स हैं, सिर्फ इसलिए कि जो स्टूडेंट्स इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। और हर एक जो टीचर जो अपनी बुक लेके आता है, वो अपनी बुक के अंदर वो उसने चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया होता है कि एक तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, और सेकेंडली उनके जो बच्चे हैं उनके लिए उनको समझना प्रॉब्लम ना हो, स्पेसिफिकली उनके बच्चे। तो टैक्स के रूल्स को समझना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम यहाँ पे देखेंगे। ये बाकी पेपर्स की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी पेपर्स या टिपिकल थ्योरेटिकल हैं या टिपिकल न्यूमेरिकल है। आप अकाउंटिंग को देखेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आप लॉ ऑडिट वगैरह को देख लें, सारे का सारा आपके पास ये थ्योरेटिकल। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। इसमें थ्योरी भी पूछी जाती है, इसमें न्यूमेरिक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों हैं इसमें। और इसके अलावा जनाब इसमें अप टू डेट आपको रहना पड़ता है। मतलब ये वो वाला सब्जेक्ट है जो आपको
करंट लगाता है, एनर्जेटिक रखता है कि भाई अप टू डेट रहिए, अपने इल्म को, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हम लोग जानते हैं। टैक्स प्रैक्टिसेस कैफ 2, ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है बेटा आपका सिलेबस। इसमें एक है आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसको हम लोग ITO 2001 भी कहते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और दूसरा है आपके पास सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इसको हम लोग STA 1990 भी कहते हैं। ये 2 मेजरली हिस्सों में आपका एक पेपर बनाया गया, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। इन दोनों चीजों को मिलाकर आपका इसमें से 100 नंबर का आपका टोटल पेपर है। इसमें से इनकम टैक्स जो है तकरीबन कोई, खाली इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो 70% आपके पेपर के अंदर इनकम टैक्स का पोर्शन है और 30% आप में सेल्स टैक्स का पोर्शन, और ये दोनों मिलकर 100% ऑब्वियसली बनेंगे। इस 100% में अप्रोक्सीमेटली 60% न्यूमेरिक्स, 40% थ्योरी। ये कभी कभी 50% 50-50 भी हो जाता है और कभी कभी 60-40 भी हो जाता है, और कभी कभी तो ये 70-30 भी हो जाता है, जो कि इस दफ़ा हुआ था। इस दफ़ा 30% आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, 70% आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था। और इसकी थ्योरी ऐसी नहीं है कि डेफिनेशन पढ़ी जनाब, डेफिनेशन रटी आपने और सॉल्व कर दी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर है लॉज, रूल्स। अगर उन रूल्स को वर्डिंग में लिखोगे तो थ्योरी बन जाएगी, और अगर उनकी इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन न्यूमेरिकल की जरूरत में आप करवाओगे तो वो आपके पास न्यूमेरिक बन जाएगा। अल्टीमेटली आपको माइंड में रखने हैं रूल्स। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी थ्योरी भी तैयार कर लेनी है और आपने अपने न्यूमेरिक्स भी तैयार कर लेने हैं। क्लियर? समझ आ गई बात की? तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स एक्ट 1990, यहां तक कोई पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में आ रहा हो पेपर के हवाले से? अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें ना आपकी बुक में ज़ाहिर बात है, जब आप बुक बनाते हैं तो आप उसमें चैप्टर्स वगैरह देते हैं, तो इसमें चैप्टर्स के ऊपर हम रिलाय नहीं करेंगे। नहीं, कैमरा नहीं देना, मैं आपको बताता हूं। हमने रिलाय करना है हमारे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? हम चैप्टर्स के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे कि 10 चैप्टर हैं, 50 चैप्टर हैं, 100 चैप्टर्स हैं। मेरी तरफ से इनके 150 चैप्टर बना दें, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है कि जनाब हमें इनकम टैक्स आता है कि नहीं आता। वो इनकम टैक्स को 1 चैप्टर में लिख दे, वो इनकम टैक्स को 50 चैप्टर में लिख दे। हमारा कंसर्न किस चीज़ के साथ है? इनकम टैक्स के साथ। इसलिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चैप्टर्स मौजूद होंगे। ICAP की बुक में डिफरेंट चैप्टर्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। जो स्कैन्स की बुक होगी, जो हमारी बुक है जिसे इंशाल्लाह हमने पढ़ना है, वो उसमें मुख्तलिफ जो है वो चैप्टर्स होंगे। किसी दूसरे ऑथर की जो बुक है उसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स होंगे, ठीक है? तो हमने चैप्टर्स के ऊपर नहीं रहना, हमने अल्टीमेटली किस पे जाना है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट की तरफ हम लोगों ने जाना है। इनकम यानी सैलरी और सेल्स यानी बिजनेस में जो सेल्स की ऐसे सेग्रीगेशन जी थोड़ा सा बताएंगे आपको डिटेल में इंशाल्लाह। रुको ज़रा, सब्र करो, सारा कुछ इंशाल्लाह बेटा बताएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है या जानते हैं टैक्स के बारे में? ओके, तो इसलिए बाकियों को हमने इंशाल्लाह साथ लेके जाना है। ओके, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हमारे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, ठीक है, PDF में। उसके बाद इंशाल्लाह जब आपकी बुक आ जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि बुक्स आ गई हैं। अब आप बुक लेके उस बुक के अंदर आपकी प्रैक्टिस है कैफ लेवल की और CFAP लेवल की। देखिए मेरा ये मानना है
कि अगर आप अपनी तैयारी करते हैं ना 150 रुपये की, एग्ज़ाम में आपकी जो कैपेबिलिटीज़ रह जाती हैं वो रह जाती हैं सिर्फ 100 रुपये की एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी, बहुत अच्छी की होगी, तो आप सेफ जोन में। लेकिन अगर आपने तैयारी ही 100 रुपये की है और पेपर भी 100 नंबर का या 100 रुपये का है, तो अल्टीमेटली आप प्रेशर के बाद गिरेंगे 50 पे आके। चांसेस हैं पास होंगे या फेल होंगे। इस वजह से इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम आपकी जो प्रैक्टिस, जो तैयारी आपकी करवाएंगे, जैसे जैसे जो टॉपिक आपके CFAP लेवल के, जो आपके कैफ लेवल में जो टेस्ट टेबल हैं, उनकी इंशाल्लाह हम आपकी तैयारी करवाएंगे। आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो इंशाल्लाह CFAP भी उसमें होगा और उसमें कैफ भी होगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो उसमें होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे या फिर आपके जो प्रैक्टिस किट है उनके क्वेश्चंस होंगे, मतलब ICAP लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ओके, CFAP के इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से जब उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू वुड नो कि कैफ लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके लिए कुछ भी नहीं। तो हमारी तैयारी, हमारा टारगेट CFAP का टैक्स है, ठीक है। उसमें इंशाल्लाह हमारा ये कैफ का भी टैक्स जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्टअप लेते हैं जनाब। हम हमारे इनकम टैक्स से थोड़ा सा इसका ज़रा देखते हैं कि ये भाई साहब हमें क्या फरमाते हैं। देखिए बेटा, इनकम टैक्स का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना कभी? इनकम टैक्स के रेड पड़ गया फलां के घर, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, उसने पैसा जोड़ के रखा हुआ था, इनकम टैक्स वाले आए और पैसा ले गए। अब वो इनकम टैक्स वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो इनकम टैक्स जो है वो आपके पास पाकिस्तान में एक लॉ है। इस लॉ को रेगुलेट करता है एक डिपार्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR जो है, इसके अंडर इनकम टैक्स आ जाता है और सेल्स टैक्स आ जाता है। बाकी जो आपके जैसे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स हैं या आपके प्रॉपर्टी के जो टैक्स हैं, प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं एक्साइज ड्यूटी में, PRA के अंडर। PRA है, उसके अलावा जनाब आपके पास SBR है, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस तरह से पाकिस्तान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, PRA जिसको हम लोग कहते हैं, उसके एक्साइज ड्यूटीज़ के आपके पास अंडर आ जाते हैं। तो हमारा सिलेबस का हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ FBR, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बार बार बात किया करूँगा बोर्ड की। तो बोर्ड का मतलब क्या होगा? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ओके, थोड़ी सी मैं टर्म्स आपको बता देता हूँ। मैं वर्ड यूज़ क्या करूँगा, FBR की जगह पे क्या लिखूँगा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लिखा करूँगा कि बोर्ड ने ये कहा, बोर्ड ये कहता है, ठीक है। तो बोर्ड का मतलब क्या होगा? FBR। एक हम वर्ड यूज किया करेंगे कमिश्नर, कमिश्नर का वर्ड हम लोग यूज किया करेंगे। देखिए, कमिश्नर जो है वो भाई है। कमिश्नर कौन है? कौन सा भाई? रघु भाई। रघु भाई समझते हैं, जानते रघु भाई को? नहीं जानते? चले, रघु भाई बेसिकली डॉन के जो है वो इंडिकेशन है कि जनाब ये क्या सूर्या, हाँ सूर्या, डॉन नंबर 1 वाला सूर्या। इसको हम लोग कहा करते हैं कि FBR का भाई कौन? कमिश्नर भाई। जो भी आप लोगों के साथ पंगे पड़ने हैं वो कमिश्नर भाई के साथ पड़ने। आप लोगों को फाइन डालेगा कमिश्नर, आप लोगों से रिटर्न टैक्स की मांगेगा, इनकम टैक्स कलेक्ट करेगा कमिश्नर। आप लोगों को मसला हुआ किसके पास जाओगे? कमिश्नर के पास जाओगे। आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास करना हो, आपके हक में ऑर्डर पास करना हो, कमिश्नर करेगा। तो FBR का भाई कौन? कमिश्नर भाई, ठीक है। कमिश्नर भाई को हम लोग कहा करते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। देखिए, एक कमिश्नर होता है पुलिस कमिश्नर, ठीक है। DMG ग्रुप के, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के कमिश्नर्स होते हैं पुलिस कमिश्नर। एक होता है आपके पास सिंपल, जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर के बाद जो आपके DMG के कमिश्नर्स आते हैं, जो दुकानें बंद करवाते हैं, लोगों की रेडियां तोड़ देते हैं, वो वाले कमिश्नर्स आते हैं, जो कि CSP ऑफिसर्स होते हैं। पता कमिश्नर का
ये कभी देखा है आपने कि जनाब एक फीमेल है या एक मेल है जनाब, उसने मास्क पहना हुआ और खड़ा हुआ है ऐसे करके और कह रहा है जिसकी रेडी उल्टा दो, पुलिस वालों को कह रहा है इसकी दुकानें बंद कर दो, ये तुमने प्राइस ज़्यादा क्यों लगाई है, इसको इसकी दुकान सील कर दो। वो भाई साहब कौन होते हैं? वो भी कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हम उसको कह सकते हैं, एसी। एक कमिश्नर होता है जिसका नाम तो कमिश्नर है लेकिन उसकी चलती सिर्फ कहाँ पे है? एफबीआर में चलती है। एफबीआर के बाहर उसको कोई नहीं जानता। वो किसी रेडी वाले को ये नहीं कह सकता कि तुम इसकी रेडी बंद करो, इसकी रेडी उल्टा दो, ये दुकान सील कर दो, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, वो कमिश्नर कौन है? वो होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसको हम लोग कहते हैं CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो जब भी हम बात करेंगे कमिश्नर की, व्हाट डज इट मीन? इनलैंड रेवेन्यू, CIR। ओके, अच्छा जी। अब इस कमिश्नर से ऊपर एक बंदा होता है जिसको हम लोग कहते हैं चीफ कमिश्नर। वो इनका बॉस होता है। अगर आप लोगों कमिश्नर के साथ आपका हो गया पंगा, आपने कमिश्नर को चपेड़े मार दी, कमिश्नर ने आपको चपेड़े मार दी। चपेड़े यहाँ पे मतलब है कि कमिश्नर ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया और आप कहते हैं जी मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चपेड़े सच्ची मुची वाली चपेड़े नहीं है। आप कमिश्नर के फैसले से राजी नहीं है, आप चले जाएंगे चीफ कमिश्नर के पास, और ये चीफ कमिश्नर कहाँ पे बैठा होता है? एफबीआर में, अपने ऑफिस में बैठा होता है। ये भी कहाँ पे बैठा होता है? ये भी एफबीआर में बैठा होता है। चीफ कमिश्नर जनाब इनसे सीनियर होता है और ये इनके फैसले को ख़त्म भी कर सकता है और सस्टेन भी कर सकता है। अगर फैसला ख़त्म कर दिया तो ठीक, अगर कहा कि जनाब ये, तो आप कहते हैं जी मैं चीफ कमिश्नर को भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ना कमिश्नर को मानता हूँ ना ही चीफ कमिश्नर को मानता हूँ। फिर आपको कहा जाता है कि भाई इसके ऊपर आपके पास है एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे आपने अपील दायर करनी होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑफिसर्स होते हैं एफबीआर के जो आपकी बात सुनते हैं, और अगर आपको यहाँ से भी सुकून नहीं आ रहा इनके फैसले से भी, फिर आपके पास एक चीज़ आ जाती है, दैट इज़ हाई कोर्ट। और आप हाई कोर्ट के फैसले से भी एग्री नहीं करते तो फिर आपके पास आती है सुप्रीम कोर्ट, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी एग्री नहीं करते तो हमारी तरफ से भाड़ में जाए। ठीक है जी, ये एक्सट्रीम अथॉरिटी है। कुछ जगहों पे लॉ आपको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसके बाद नहीं जा सकते। कुछ जगहों पे लॉ आपको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है और कुछ जगहों को आपको कहता है जनाब यहाँ तक भी आ सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लॉ ने लगाई हैं, वो रूल के हिसाब से इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक चीज होती है RTO, रीजनल टैक्स ऑफिस। हर एरिया के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर एरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरिया उन्होंने डिसाइड किया होता है, वहां पे एक एफबीआर का ऑफिस होता है। उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उस ऑफिस में अपना टैक्स के मामलात वहां पे डील करेंगे। जो रीजनल ऑफिस ऑफ एफबीआर है उसको हम लोग कहते हैं RTO, रीजनल टैक्स ऑफिस। जैसे लाहौर का RTO एक है, एक स्पेसिफिक जगह जनाब, वो उनका RTO है कि जी इस जगह पे चले जाए, नारकली बाजार, वहां पे जनाब कुछ लोगों का RTO बनता है। ठीक है, फैसलाबाद का अलग से अपना RTO होगा, फैसलाबाद के इतने से यूनिट का अलग से RTO होगा। तो डिफरेंट RTOs आपके पास एक शहरों में हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे चलकर ये यूटिलाइज करेंगे इन वर्ड्स को, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले ये वाला वर्ड्स बता दिया जाए। ठीक है जी, अब हम आते हैं इनकम टैक्स की तरफ। इनकम टैक्स हमें एक बात बताता है, जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आपको देखने को मिलती है, और वो चीज ये है कि
every residential person is liable to pay tax on its taxable income in every tax year. Every residential person is liable to pay tax on its taxable income in every tax year. ये स्टेटमेंट जनाब इनकम टैक्स आप लोगों के लिए पास करता है। अब इसी स्टेटमेंट के अंदर हमारा इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस छुपा हुआ है। हमने जो कुछ भी पढ़ना है इसी स्टेटमेंट के तहत चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? एवरी रेजिडेंशियल पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स टैक्सेबल इनकम इन एवरी टैक्स ईयर। इसका मतलब क्या है? आम भाषा में हम यही कहेंगे ना, हर बंदा हर साल टैक्स देने के लिए लायबल है अपने इनकम के ऊपर, ऐसा ही है ना। लेकिन यहां पे कुछ चीजों पे एम्फेसाइज करूंगा मैं। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 इज एवरी रेजिडेंशियल पर्सन, रेजिडेंशियल पर्सन। अब मैं यहां पे ये भी लिख सकता था एवरी पर्सन इज लायबल, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने क्या लिखा है? एवरी रेजिडेंशियल पर्सन। मतलब पर्सन कुछ और है, रेजिडेंशियल पर्सन कोई और है। गॉट इट? पर्सन कोई और है और रेजिडेंशियल पर्सन कोई और हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने कहा जनाब इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स, और अंग्रेजी दान बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है? बेजान चीज के लिए। जानदार के लिए यहां पे अगर बंदे की बात करें तो हिज और हर लिखते हैं ना, यहां पे हमने इट्स क्यों लिखा? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्सन्स का हमने रेफरेंस दिया है, इसमें कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जो कि इंसान हैं और कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जो कि इंसान नहीं हैं, लेकिन कानून उनको क्या मानता है? पर्सन मानता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स हैं टैक्स वालों की नजर में। टैक्स वाला किस किस को पर्सन मानता है जिससे वो टैक्स मांग रहा है। क्लियर? इसके बाद फिर कहता है जी ऑन इट्स टैक्सेबल इनकम। खाली इनकम नहीं, मैं ये भी लिख सकता था टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। उसने कहा जी इनकम नहीं, कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इनकम ऐसी है कि जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, कुछ ऐसी है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, टैक्सेबल का मतलब क्या है? जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो टैक्स कौन सी इनकम पे दिया जाएगा? जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो हमें यह भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लगना है और किन किन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगना। क्लियर? इसके बाद जनाब इनकम इन एवरी टैक्स ईयर। यहां पे स्पेसिफिकली ये भी कह सकते थे इन एवरी ईयर, या एवरी ईयर क्या देते? टैक्स ईयर स्पेसिफिकली क्यों कहा? इसका मतलब यह हुआ कि जनाब आपके पास जो सिंपल ईयर होता है वो कुछ और है, टैक्स ईयर कुछ और चीज है। टैक्स ईयर, गॉट इट? तो जनाब यहां से हमें अंदाजा हुआ कि हमने 4 चीजें जो हैं वो अपने इनकम टैक्स के सिलेबस में पढ़नी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स ईयर, इसको आइडेंटिफाई करना, ये हमारा मकसद है। नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन्स, इट्स की वजह से। नंबर 3 इज व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, कि बंदा रेजिडेंशियल है या नहीं। और नंबर 4 इज टैक्सेबल इनकम। हम अपनी इनिशियल क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह इसका भी आंसर कर देंगे, इसका भी आंसर कर देंगे और इसका भी आंसर कर देंगे, ये 1-2 क्लासेस के अंदर ही। लेकिन इसका आंसर करने के लिए हमें पूरे का पूरा इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। हमें महीने लगेंगे, कम से कम 1.5 से 2 महीने। 2 महीने तो कहीं नहीं गया सिर्फ इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, टैक्सेबल इनकम। क्लियर? चलें आगे। तो जनाब हम शुरू करते हैं हमारा टैक्स को पढ़ना टैक्स ईयर से।
कि टैक्स ईयर क्या चीज है। देखते हैं जी, बिठा दो इसको। टैक्स ईयर के बारे में मुझे कौन बताएगा बेटा? टैक्स ईयर जब मैंने पूछना है किसी से कि टैक्स ईयर क्या है, तो मुझे गाइड कौन करेगा? मुझे गाइड कौन करेगा? मुझे गाइड करेगा मेरा एफबीआर। एफबीआर कैसे गाइड करेगा? एफबीआर मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर मेंशन करके गाइड करेगा। तो जब मैंने पूछा कि भाई टैक्स ईयर क्या चीज़ है, तो उसने कहा कि टैक्स ईयर, कौन से टैक्स ईयर की बात कर रहे हो? मैंने कहा क्या मतलब? कहता जी यहाँ पे 3 किस्म के टैक्स ईयर्स हैं। तुमने तो बात की टैक्स ईयर, लेकिन यहाँ पे टैक्स ईयर हकीकत में कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं। मतलब टैक्स ईयर की डेफिनेशन 3 डेफिनेशंस आएंगी, क्योंकि 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं। हमने कहा जी कौन कौन से? उसने कहा जनाब एक है आपके पास नॉर्मल टैक्स ईयर, एक आपके पास क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर। इसके बारे में पूछना है? मैंने कहा हाँ जी। दूसरा भी पहले फटाफट बता दो। उसने कहा जी दूसरा है आपके पास स्पेशल टैक्स ईयर। इसके अलावा भी कोई है? उसने कहा जी हाँ जी इसके अलावा एक और है। क्या? दैट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मैंने कहा जी इसके अलावा? कहता नहीं इसके अलावा नहीं। ये 3 टैक्स ईयर्स हैं। अब मेरे से पूछो कि कौन से टैक्स ईयर के बारे में पूछना चाहते हो। मैंने कहा तुमने तो लिखा था एवरी टैक्स ईयर। उसने कहा हाँ जी मैंने लिखा टैक्स ईयर है। वो टैक्स ईयर नॉर्मल भी हो सकता है, वो टैक्स ईयर स्पेशल भी हो सकता है, वो टैक्स ईयर ट्रांजिशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली मैंने पूछा कि जनरली कौन सा होगा? उसने कहा जी जनरली नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। एक्सेप्शनल केसेस में ट्रांजिशनल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। मैंने कहा चलें सबसे पहले फिर जरा मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर के बारे में थोड़ा सा बता दें। उसने कहा भाई साहब ये 12 महीनों का टैक्स है, ईयर है। कितने महीनों का साल है? 12 महीनों का। कोई ऐसा साल देखा है आपने जिसमें 12 महीने हो? देखा आपने कोई ऐसा साल? बहुत बड़ी बात उसने कर दी भाई। 12 महीनों का एक साल है ये वाला। मैंने कहा अच्छा, लिख लेते हैं जी, साथ साथ लिखते जाते ना। ये क्या है आपके पास? 12 months ईयर, 12 महीनों का साल। लिखा जी वेरी गुड। और कहता जनाब एंडिंग ऑन 30th जून। ये कब खत्म होता है? 30 जून को। कितने महीने हैं इस साल में? 12 महीने। और कब खत्म होगा? 30 जून को। डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या है बेटा? कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जो अभी सन चल रहा है 2024, ठीक है, 2024, पिछला साल 2023 था, आने वाला 2025। दिस इज एक्चुअली कैलेंडर ईयर, जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। दिस इज कैलेंडर ईयर डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। इसने जनाब ये डेफिनेशन बताई। 12 महीनों वाला साल जो 30 जून को खत्म होता है, और हम इसको नाम देते हैं या डिनोट करते हैं ऐसे कैलेंडर ईयर से जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून आ रही हो। मिसाल के तौर पर, अच्छा सबसे पहले हम कंडीशन जरा देखते हैं। 12 महीने 30 जून पे खत्म होता है, कौन सा साल है अभी हमें नहीं पता, हम एजम्पशन ले लेते हैं 30 जून 2024 पे एक साल खत्म हुआ। हमने ये पढ़ा ना कि कैलेंडर ईयर के 30 जून पे जाके क्या होता है? ये खत्म हो जाता है। ये शुरू कब हुआ होगा? ये 12 महीने पहले शुरू हुआ होगा। ऐसा ही है ना?
तो वो क्या बनेगा 1/7/2023। ये बनेंगे 12 महीने। 1/7/2023 से शुरू हुआ और 30/6/2024 पे जाके खत्म हो गया। देखिए अभी कौन सा सन चल रहा है 2024। 6 जनवरी 2025 को कौन सा साल शुरू हो जाएगा 2025। ठीक है जी। अभी कौन सा साल चल रहा है 2024। आज का डेट है 30 सितंबर 2024। अभी कौन सा साल चल रहा है 2024। ऐसा ही है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि बच्चों को बताओ नॉर्मल टैक्स ईयर डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के हिसाब से 2024 चल रहा है। 1 जनवरी से शुरू हुआ था, 31 दिसंबर तक 2024 रहेगा ये वाला टाइम। कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। जिस साल में, जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून आ रही होगी, हम उसको नाम देंगे जनाब ये वाला नॉर्मल टैक्स ईयर। 30 जून 2024। 30 जून कौन से सन में आ रही है 2024 में। मैं इसको क्या कहूंगा, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। अगर कोई डेटा आपके पास ये है 30/6/2027, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा इसको मैं, टैक्स ईयर 2024 तक। इसके दरमियान जो कोई भी डेट हुई, जो भी डेट आई, हम कहेंगे जनाब ये टैक्स ईयर 2024 है। ठीक है। अच्छा, टैक्स ईयर 2025 कब से शुरू होगा 1/7/2024 से कब खत्म होगा ये 30/6/2025 को। इसको मैं क्या नाम दूंगा टैक्स ईयर 2025। इस टेन्योर में जो भी डेट आएगी हम उसको क्या कहेंगे, ये कौन सा टैक्स ईयर है 2000। आज का दिन है 30 सितंबर, कैलेंडर ईयर के हिसाब से 2024 है। टैक्स वालों की नजर में क्या है 2025 है। ठीक है। तो आप लोगों को आसानी के लिए हम एक जुगाड़ समझ लीजिए। जुगाड़ ये हमें कहता है, ये रूल नहीं है, इसको रूल मत समझ लेना। ठीक है। ये जुगाड़ है, ये लिखा कहीं नहीं हुआ, ये जस्ट आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा होता है कैलेंडर ईयर और 30 जून को हमारा आता है नॉर्मल टैक्स ईयर। एंड ऐसे ही है 12 महीने पूरे इस तरह से हो जाते हैं। अगर कोई डेट 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान है, 1 जनवरी से 30 जून तक अगर कोई डेट है, तो जौन सा साल चल रहा होगा वही आपका टैक्स ईयर होगा। जो आपका साल चल रहा होगा वही आपका टैक्स ईयर होगा। मिसाल के तौर पर मैं नाम दे देता हूं जी, आपका सर, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट बताइए। सितंबर में आ गए, ठीक है। कोई मार्च, जनवरी, मार्च, जून से पहले कोई पैदा हुआ हो 20/4/2012 2005 20/4 यानी कि 20 अप्रैल 2005। और सर आपने भी बताया था, आपका क्या था 27 सितंबर 2002। देखिए बेटा यहां पे 2 डेट्स हैं। एक डेट है आपके पास, एक डेट वो है जनाब जो कि आपके पास जून से पहले और जनवरी के बाद, और एक डेट वो है जनाब जो कि जुलाई के बाद और दिसंबर से पहले। 20/4/2005 टैक्स वाले कहते हैं देखो जून से पहले डेट है, जून से पहले का महीना है। हमने कहा जी हाँ जी 30 जून से पहले। उसने कहा जी जो सन लिखा हुआ है ना यही तुम्हारा टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 2005 ही है।
ये कौन से सन में पैदा हुए भाई? 2005 में। लेकिन टैक्स वालों की नजर में भी ये कौन से सन में पैदा हुए? 2005 में ही पैदा हुए। ठीक है, वैसे भी कौन से सन में पैदा हुए? 2005 में। टैक्स वालों की नजर में भी कौन से सन में पैदा हुए? 2005 में ही पैदा हुए। इधर आ जाते हैं, कहते जनाब जुलाई से लेकर दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान अगर कोई डेट आती है तो उसका जो टैक्स ईयर होगा अगला साल होगा। उसका जो टैक्स ईयर होगा वो अगला साल होगा। जून से जुलाई तक, जुलाई से जून तक जो डिलीवर उसमें जो भी डेट आएगी तो वही टैक्स ईयर होगा, तो चाहे पहले हो चाहे बाद में। आपने पढ़ा ना, इन्होंने नहीं पढ़ा होगा। आपने लिखा है। अच्छा, आगे आ जाए। वही बात है, उसी चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान अगर कोई डेट है तो जो अगला साल होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? टैक्स ईयर। हम उसे डिनोट करेंगे। मिसाल के तौर पर भाई पैदा हुए 27 सितंबर 2002 को, कैलेंडर ईयर के हिसाब से भाई कौन से सन में पैदा हुए हैं? 2002 को। लेकिन टैक्स वालों की नज़र में भाई कौन से सन में पैदा हुए हैं? शाबाश, 2003। भाई साहब आपका 1 साल हमने एज में से कम कर दिया। ठीक है जी। तो घर वालों से जाके हमने क्या कहना है? कोई बंदा आपको कहे कि कौन से सन में पैदा हुआ, तो कहना मैं टैक्स ईयर 2003 में पैदा हुआ। हाँ जी सर, बिल्कुल लगता है। जब आप हॉस्पिटल के बिल्स भरते हैं तो उसमें जीएसटी लगा होता है। चीजें लेके आते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, सर्विस टैक्स अलग से लगता है। एनीवेज, इज इट ओके? नॉर्मल टैक्सेस समझ में आया? पूरे 12 महीने इसके अंदर भाई साहब, 1 महीना कम ना 1 महीना ज्यादा, पूरे 12 महीने का साल है। उसके बाद हर 30 जून को खत्म होगा। उसके बाद जिस साल में, जिस सन में 30 जून फॉल कर रही होगी उसी सन से इसको डिनोट किया जाएगा। क्लियर? इंशाल्लाह कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे।